नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जैसे मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी था, है ना। क्या क्या था याद करते हैं। तो उसमें याद करो कि हम रो को इंटरचेंज करते थे, ठीक है। या फिर किसी रो को हम वो रो और प्लस किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर देते थे, है ना। ये भी था, कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते थे। तो ये तीन चार प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में थे। डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी, जिसमें टोटल 6 हैं शायद। देखते हैं कि करके, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न टू हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक, in this section we will study some properties of determinants which simplify its evaluation by obtaining maximum number of zeros। मीन्स टारगेट क्या रहेगा सारे प्रॉपर्टीज का कि जितना ज़्यादा जीरो जाएंगे उतना ज़्यादा जीरो करने का मतलब है कि अगर मान लो 3 क्रॉस 3 है तो यानी 3 रो है 3 कॉलम है, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि उसमें 2 जीरो हो जाए। तीनों जीरो होगा तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, तीनों जीरो नहीं होगा। अगर मान लो 3 क्रॉस 3 है तो कम से कम मैक्सिमम एक रो में, कोई भी एक रो में 2 वैल्यू जीरो, है ना। 4 क्रॉस 4 है तो मैक्सिमम हम 3 वैल्यू, क्योंकि 4 वैल्यू होगा ना किसी भी रो या किसी कॉलम में, तो कम से कम 3 वैल्यू, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कर लो तो कम से कम तो एक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू जीरो हो जाए, हम ये चाहेंगे। 4 वैल्यू जीरो नहीं, ठीक है। 4 वैल्यू जीरो का मतलब पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारा टारगेट, तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो। तो देखते हैं, ठीक है। जीरो इन ए रो और ए कॉलम, हम वही चाहेंगे किसी भी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हमारे हमें मिल जाए। These properties are true for determinants of any order. However, we shall restrict ourselves up to determinants of order 3। 3 क्रॉस 3 तक ही हमें है, उससे ज़्यादा हम ठीक है, ये किसी भी के लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन हम मैक्सिमम, हाँ, हमारे उस सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक का। चलो प्रॉपर्टी 1 देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रांसपोज लिखते थे ना, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी वही बात हो रहा है। देखो मान लो ये डिटर्मिनेंट था, मतलब क्या है, पहला रो है इस डिटर्मिनेंट का A1 A2 A3। इसको अगर हम पहला रो को पहला कॉलम बना दें, देखो यहाँ पे है, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना दें, तो प्रॉपर्टी ये है कि वैल्यू डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि हमने पहले इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे डेल्टा वन को, तो वही वैल्यू डेल्टा वन, डेल्टा इक्वल डेल्टा वन, मतलब डिटर्मिनेंट को जनरली हम डेल्टा से दिखाते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा से दिखाते हैं। It follows from above property, if A is square matrix then determinant of A और determinant of A का ट्रांसपोज दोनों सेम सेम होगा, वही हम कह रहे थे। जब हम रो को कॉलम बना देते हैं तो क्या ये ट्रांसपोज का ही प्रॉपर्टी था ना, कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते थे, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम, ऐसे बनाते थे। तो इसका मतलब उसी को तो हम ट्रांसपोज बोलते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ इसे और देख लेते हैं, नोट में भी लिखा हुआ कि इफ आर आई मीन्स ith रो और ith कॉलम
ठीक है, मान लो। देन फॉर इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स वी विल सिंबोकली हम ऐसे लिखेंगे। करने का मतलब है कि अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम से, तो कौन किस रो को किस कॉलम बनाएंगे, तो हम उसको लिखने का तरीका ये होगा। मान लो अगर हम पहला कॉलम को पहला रो बना दिया या पहला रो को पहला कॉर्नर बना दिया, तो ऐसे लिखेंगे। इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज का मतलब ये वहाँ वो यहाँ, इसलिए दोनों तरफ है रो है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल भी ले लिया गया है। ये देखो, न्यूमेरिक एग्जांपल ले लिया गया है। ये डिटर्मिनेंट है ना, ये डेल्टा डिटर्मिनेंट है। इसको एक्सपेंड किए तो हमें वैल्यू -28 आया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दिए। डेल्टा 1 मान लो आ गया, ये डेल्टा 1 आ गया, ये डेल्टा 1 आ गया। अब इसका भी हम अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं डेल्टा 1 का। तो देखो -28 ही आ गया, यानी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने न्यूमेरिक एग्जांपल लेकर चेक कर लिया है, डेल्टा इक्वल डेल्टा 1। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट क्या है वो देखते हैं। इफ एनी टू रोज, वहां पे क्या था, रो को कॉलम बना दिया, रो को बना दिया, रो कॉलम बना दिया। यहाँ पे कोई दो रो की बात हो रही है। इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स। अच्छा, ये याद करो मैट्रिक्स में क्या होता था कि रो और कॉलम, या तो कॉलम कॉलम में हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते थे, या रो रो में, दोनों मिक्स नहीं हो रहा था, है ना। तो ध्यान रखना है कि दोनों डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है। हाँ, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दो रो, मतलब ये है कि पहला रो को हमने सेकंड रो बना दिया और सेकंड रो को हमने फर्स्ट रो बना दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मान लो जब पहले कोई रो है और मान लो पहला रो था, और जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो मान लो 30 आ रहा है। अब पहला रो को हम दूसरा रो बना दिया और दूसरा रो को हम सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, इंटरचेंज कर दिया। तब वैल्यू जब निकालेंगे, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -30, यानी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जब हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसा कंट्रोल इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें हम ठीक है, A1 A2 A3 B1 A3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने निकाली, इन जनरल निकाल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किसे किया हमने, लिखा हुआ ये कि हमने क्या किया, इंटरचेंज एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो, थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू निकालेंगे तो देखो डेल्टा 1 इक्वल टू -डेल्टा आ जाएगा। एक न्यूमेरिक एग्जांपल से भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, इसमें ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने निकाला तो -28 आया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स सेकेंड रो को हम थर्ड रो बना देते हैं, और जो थर्ड रो है उसको हम सेकेंड रो बना देते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज हो गया। देखो नीचे में यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, है ना। जो सेकेंड रो था, जो सेकेंड रो था वो थर्ड रो में आ गया, देख लो यहाँ पे। और जो थर्ड रो था वो सेकेंड रो में आ गया ना, इंटरचेंज हो गया। अब वैल्यू हम इसको हम डेल्टा 1 कर देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं डेल्टा 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 28। पहले आया था -28, अब इसका क्या आ गया 28, तो साइन चेंज हो गया ना। वैल्यू का मैग्नीट्यूड वही है, पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होगा। आइडेंटिकल का मतलब और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल।
तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। तुम्हें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट देखोगे और आंसर 0। ठीक है, तुम हम चेक भी कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल में ये कौन कौन से हैं, ये देखो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो। हाँ, यानी जो फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, तो दो रो इक्वल हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। स्पैन करके भी चेक कर लेते हैं, 0 आ गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि if each row each element of a row or a column of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये डेल्टा वन मान लो है, इसमें फर्स्ट रो को देख, तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाइड है ना, के ए वन, के बी वन, के सी वन। तो ये जो है ना, के बाहर निकल आता है और ये बन जाएगा ए वन, बी वन, सी वन, और नीचे जो सब थे वो तो लिख देंगे, अरे ए थ्री, बी थ्री। यानी किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाइड होगा तो उस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे k1 होता, k1 होता यहाँ, k1 यहाँ भी, तो इसके k1 बाहर निकल आता है ना, k1 ही बाहर निकल आता। तो ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसमें लेकर देख लेते हैं। जैसे देखो ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब देख लो ये है 108, 18, 36। अब इस 108 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 17, 8 है ना। 108 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 17। इस 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को 6 इंटू 3, और इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब इन तीनों में मतलब जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट में एक कॉमन वैल्यू है 6, 6, 6। तो ये जो 6 है वो बाहर आ सकता है, डिटरमिनेंट के बाहर निकल सकता है। तो ये निकल गया, तो बचा क्या, पहले रो में 17 बचा, फिर 3 बचा, फिर 6 बचा। अब ये देखो, ये 17, 3, 6 फर्स्ट रो भी है और 17, 3, 6 सेकेंड रो भी है, थर्ड रो भी है, दोनों इक्वल हो गया। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे और नहीं पड़ी। तो प्रॉपर्टी हम इसीलिए सीखते हैं कि हाँ, इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 का ये जाएगा, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक डिटर्मिनेंट था, ठीक है, जो ये है फर्स्ट रो, इस डिटर्मिनेंट का ये है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a1 प्लस लैम्डा 1। सेकेंड एलिमेंट क्या है, a2 प्लस लैम्डा 2। थर्ड एलिमेंट क्या है, a3 प्लस लैम्डा 3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो डिटर्मिनेंट है, दो में करेंगे तो पहला होगा, दूसरा होगा। पहला में पहला वाला जो डिटर्मिनेंट होगा, नीचे तो दोनों में सेम, ये वाला पार्ट दोनों में सेम रहना है। ठीक है, तो
अब फर्स्ट रो में देखते हैं कि ये किसके किसके सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, A1 है ना, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 प्लस A3 प्लस लैम्डा 3, तो A1 A2 A3 एक में रहेगा और लैम्डा प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 दूसरे में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तीन रहेगा तो तीन में ब्रेक, तीन डिटरमिनेंट ब्रेक कर देंगे। मान लो यहाँ तो A1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होता है ना, तो तीन डिटरमिनेंट बन जाता। एक में नीचे वाला सभी में सेम होता, एक में A1 A2 A3, सेकंड वाले में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, थर्ड वाले में नहीं लैम्डा वाला कुछ और मान लो बी मान लो B1 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 B2 B3 था, तो एक में B1 B2 B3 हो जाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो मैथमेटिकल एग्जाम्पल, मतलब ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है। अब देखो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जीरो होगा, तो देखो ABC, ठीक है, और जो सेकंड रो है वो उसमें जो एलिमेंट्स है सम के फॉर्म में, तो इसमें दो डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं। एक में ABC हो जाएगा और दूसरे में 2x 2y 2z हो जाएगा। अब देखो जो पहला डिटरमिनेंट है उसमें दो रो सेम हो गया, रो 1 रो 2, इसकी वैल्यू, तो इसमें ये वाला रो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो गया, यानी इस पूरे की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। सेकंड में भी अब ये देखें कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना सेकंड रो से, तो सेकंड रो है, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ABC एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब इसमें सेकंड रो और थर्ड रो सेम हो गया, एक जीरो हो गया, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 यानी 0, तो हो गया। तो ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 जैसे मैट्रिक्स में था, किसी भी रो को हम वो वाला रो और प्लस कोई और रो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रो में, मतलब सेकंड कोई भी रो हो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसको हम जो हमें रो चाहिए उसमें हम ऐड कर दें। तो ये जैसे मान लो ये है, तो R1 को हम लिख देंगे R1 प्लस KR3, ठीक है, KR3 हो गया। तो जैसा ये मैट्रिक्स में था वैसा ही डिटरमिनेंट में ये वाला प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें।